नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कमेंट में काफ़ी सारा सवाल जवाब पूछा गया है, तो उसी के बारे में कुछ आंसर देने का कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि डीमैट फंड को रीमेट कैसे करना है। डीमैट मतलब डीमैट में ऑनलाइन मोड में है, और फिजिकल मतलब दो तरह का होता है। फिजिकल होता है फोलियो म्यूचुअल फंड, और डीमैट के केस में भी होता है। डीमैट में अगर है तो उसको रीमेट करना चाहता है, मतलब फिर से फिजिकल करना चाहता है। काफ़ी सारे जो डीमैट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ऑनलाइन ये करते हैं, लेकिन यदि आपको ऑनलाइन नहीं होता है तो कार्बी कैम्प्स के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ एक फॉर्म होता है रीमेट का फॉर्म भरेंगे, स्कीम का सारा डिटेल्स लिखेंगे तो सारा का सारा रीमेट हो जाएगा, मतलब फिजिकल फोलियो हो जाएगा। फिर आप एएमसी से जाके वो स्टेटमेंट ले सकते हैं, आपको मेल पे स्टेटमेंट आएगा। डीमैट के केस में इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता है। जब आप स्टेटमेंट जनरेट करना चाहेंगे, जो डीमैट आपको सर्विस दे रहा है, तभी जनरेट होगा। फिजिकल के केस में आप कभी भी एएमसी से जाके स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो डीमैट से रीमेट कर सकते हैं, रीमेट से डीमैट भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो आपको एक बार ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। या तो ब्रांच विजिट करेंगे जो सर्विस आपने जहाँ से डीमैट लिया है, या फिर कार्बी कैम्प्स के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी इजीली हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सर, ज्वाइंट अकाउंट पे जानकारी दें। ज्वाइंट अकाउंट अगर है, मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, तो या तो मैं भी इंडिविजुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या चाहे तो वाइफ उस अकाउंट से भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन है हम दोनों ही म्यूचुअल फंड में ज्वाइंट अकाउंट बन के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। हम दोनों ही बनते हैं तो उस केस में हम अगर ऊपर जाते हैं तो वाइफ को कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा निकाल सकते हैं। या फिर किसी को भी कुछ होता है तो दूसरा बंदा पैसा निकाल सकते हैं। क्या करना चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से दोनों 10,000 का एसआईपी करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया अपने नाम पे कीजिए और 5,000 रुपया उनके नाम पे कीजिए। अकाउंट एक ही है, फिर भी अलग अलग म्यूचुअल फंड दोनों के नाम पे चल सकता है। अगर ज्वाइंटली करते हैं, ज्वाइंटली के केस में कभी कभी दिक्कत ये हो जाता है कि आप कोई भी चेंज करते हैं तो दोनों को साइन करके आपको वो पैसा रिडीम होता है। मतलब एक ही आदमी साइन करेंगे। ज्वाइंटली अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, फॉर्म भरते हैं ज्वाइंटली के हिसाब से, म्यूचुअल फंड का जब फॉर्म देखेंगे ना तो उसमें 3 ऑप्शन है, फर्स्ट होल्डर, सेकेंड होल्डर, थर्ड होल्डर। मतलब अकेले आप चाहे तो म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल सकते हैं, 2 भाई के साथ मिलकर खोल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ ओपन कर सकते हैं, और तीसरा मतलब 3 भाई हैं, तीनों ज्वाइंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि पापा ने 1 करोड़ रुपया दिया और सब बच्चों के नाम पे बोला कि ज्वाइंटली आप अकाउंट खोल लो, तो सबका एज 18 से ऊपर अगर है, राम, श्याम, मोहन, तीनों के नाम पे ज्वाइंटली 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो गया। अब बाद में कहते हैं जब देखा जाएगा बाद में निकालेंगे, तो तीनों को जाना पड़ेगा। कोई भी चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो आप तीनों को जाना पड़ेगा, तीनों को साइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट अकाउंट के लिए ऐसे ही है। अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है और हस्बैंड वाइफ दोनों ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक ही अकाउंट से दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड अलग होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ अलग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऐप में पैसा निकालते समय ईमेल पे ओटीपी नहीं आता है, 20 साल के बाद ईमेल चेंज हो जाता है, मोबाइल चेंज होता है, तो क्या करना पड़ेगा? भाई सब कुछ ऑनलाइन तो नहीं कर सकते हैं। खाना भी ऑनलाइन खा लिया, पैसा भी ट्रांसफ़र ऑनलाइन कर दिया, मज़े भी ऑनलाइन ले लिए, सब कुछ ऑनलाइन करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो ऑफिस जाना पड़ेगा, फॉर्म भर के देना पड़ेगा, उसके बाद ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। बहुत सारे केस में यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। या मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ओटीपी किस पे आएगा? जो जिंदा है उस पर ओटीपी आ जाएगा। या तो ईमेल आईडी जिंदा होना चाहिए या मोबाइल जिंदा होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चेंज करना है तो दूसरे जगह पे ओटीपी जाके वेरीफाई हो जाएगा। दोनों ही खत्म हो गया तो ब्रांच जाइए, ऑफिस में जाइए, वहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए। इतना सा करना पड़ेगा। नहीं जानना चाहते हैं तो जिस एडवाइजर से म्यूचुअल फंड लिया था उसका मदद लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अगर एएमसी को कुछ हो गया तो क्या करना पड़ेगा? अगर एएमसी को मान लेते हैं कि सहारा म्यूचुअल फंड को कुछ हुआ तो वहाँ दे दिया कि अप्रैल 2020 के पहले पैसा निकालना है। इसी तरह आपने कोई एएमसी में पैसा लगाया है और ऐसा बवंडर न्यूज आ गया कि एएमसी में बवंडर हो गया, तो पहले ही न्यूज आ जाएगा। तो आंख खोल करके रहना है, न्यूज़ देखना है कि आपने जहाँ पैसा लगाया है उस म्यूचुअल फंड में कुछ भयंकर तो नहीं हो गया। अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले ही ऑप्शन दिया जाएगा, 1 महीना 2 महीना का टाइम रहेगा, आप वो पैसा निकाल करके दूसरे म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। अब बात है
कि 18 लाख रुपया हमारे पास है और बैंक में काफ़ी दिनों से रखा हुआ है, तो आप सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। ये 18 लाख रुपया है और बैंक में पीछे कब से रखा हुआ है पता नहीं, आगे कब तक रखा रहेगा पता नहीं। तो 12 से 15% अगर म्यूचुअल फंड में आप छलांग लगाते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो इतना लगभग आपको रिटर्न मिल जाता है। क्या हो सकता है तो यहाँ पहले देखते हैं। एक फंड में यहाँ पे लिखता हूँ SBI लार्ज एंड मिड कैप 2005 से लेकर 2022 तक। अगर बैंक अकाउंट में इतना पैसा पड़ा होगा उस समय से 2005 से, तो इस फंड ने SBI के फंड ने, मान लो कि SBI में ही आपका अकाउंट था, तो SBI से चेक काट करके बगल के काउंटर में SBI लार्ज एंड मिड कैप में डाल देते, तो पैसे का वैल्यू होता इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 11 लाख 17% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे जो ताम झाम चार्जेज है, फंड मैनेजमेंट चार्ज, एडवाइजर को जो मिलता है, ब्रोकर को मिलता है, कॉल सेंटर, जो भी खर्चा है वो सब खर्चा 2% पौने 2% एक्सपेंस रेशियो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। इस पैसे से अब कोई चार्ज नहीं कटेगा। अगला फंड का बात करते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में मान लेते हैं कि आपको किसी ने बता दिया लार्ज कैप में लगा दो, और पिछले 10 साल से या आने वाले 10 साल में आपका पैसा वो 18 लाख ना मान के मैं 15 लाख ही मानता हूँ कि वो है, तो 15 लाख का अगर देखा जाए, फंड का नाम यही है SBI ब्लू चिप, निपॉन, ICICI, एक्सिस ब्लू चिप, सारे लार्ज कैप में लगाया। तो एवरेज का अगर बात किया जाए, एवरेज उस 15 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में कैटेगरी एवरेज सब में 1-1 लाख लगा दिया तो 51 लाख रुपया बना है। 12.99 लगभग 13% का रिटर्न इस फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी ने जनरेट करके दिया है। 15 लाख का वैल्यू है पिछले 10 साल में। अब मिड कैप का बात करते हैं। मिड कैप का लास्ट 10 ईयर्स में 15 लाख वन टाइम जमा कर दिया और सारे मिड कैप है। अब कोटक इमर्जिंग, HDFC मिड कैप, SBI मिड कैप, UTI मिड कैप, इस तरह से सारे मिड कैप में है। अब मिड कैप का अगर लास्ट 10 ईयर्स का देखते हैं, कैटेगरी एवरेज 76 लाख रुपए बनाया है, 17.56% का रिटर्न है। तो लार्ज कैप देख लिया, मिड कैप देख लिया। अब स्मॉल कैप का बात करते हैं। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में 10 साल पहले से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो सारे अब स्मॉल कैप कैटेगरी हैं। अब इसमें कैटेगरी एवरेज देखते हैं। कैटेगरी एवरेज 15 लाख का वैल्यू 88 लाख रुपए बना है। लार्ज कैप में अगर देखते हैं तो 51, मिड कैप में देखते हैं तो 76 और स्मॉल कैप में देखते हैं तो 88। तो आपके पास यदि समय है और ये पैसे का जरूरत नहीं है तो स्मॉल कैप मिड कैप में लगा के छोड़ देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, जरूरी है 5 साल 10 साल के बाद पैसा निकालना है तो लार्ज कैप में लगा के आप छोड़ दीजिए। लगभग पैसा आपको 12 से 15% के बीच रिटर्न मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि SBI म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और SBI म्यूचुअल फंड में मंदी आ जाता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड कंपनी में मंदी नहीं आता है, कंपनी मार्केट में आता है। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि मंदी के कारण कोई स्कीम फ्रीज हो जाए और हमने उसमें पैसा लगाया है तो हमारे पैसे का क्या प्रभाव होगा। अभी भूतकाल में हुआ था ये चीज़ कि डेट फंड में जो पैसा लगाया और फंड मैनेजर में जहाँ जहाँ पैसा लगाया उसमें ताला शटर लग गया, पैसा आ ही नहीं रहा है तो फ्रीज हो गया। मान लेते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, फंड मैनेजर ने 60, 70, 80 कंपनी में पैसा लगा दिया और 5 कंपनी में ताला लग गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है, तो वो 5 स्कीम फ्रीज हो जाएगा, बाकी पैसा आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्कीम बंद हो जाएगा। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो डेट फंड में भी अगर फ्रीज हुआ तो कुछ समय के लिए फ्रीज हुआ, बाद में पैसा मिल ही गया। तो आप पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। मैं ये पूछूं कि परमाणु बम अगर गिर जाए तो कितने लोग बचेंगे, कितने लोग मरेंगे, कौन जानता है इसके बारे में। अब जिस तरह से प्लॉट कटते जा रहा है, पृथ्वी गोल है, ऐसे इधर से काट के जो इधर बिल्डिंग बनते रहे तो पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब ऐसे करके घूमने लगे, सारा भार एक जगह पे आ जाए तो कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन जानता है। तो ये क्वेश्चन ना कि मंदी आ जाएगा, फ्रीज हो जाएगा तो क्या होगा। नियम कानून यही है कि जहाँ ट्रेडिंग नहीं हो रहा है वो कंपनी बंद हो गया तो बाकी पैसा जो है इन्वेस्टर को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब बंद हो जाएगा, सब बंद नहीं होता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, टाइम निकाल के मैं आपके सारे सवाल का जवाब देता रहूँगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं
तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।